पूरे देश में कामगार, किसान, जनता, युवा, महिला बेरोजगारी का शिकार कहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने वैसे श्रम कानून, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ESIC, वर्कमैन कंपनसेशन, MRTU और 48, 41 एक्ट है और अलग अलग प्रकार के कानून 1970, 1948, 32 और अंग्रेज़ों के समय से भी कामगार और किसान ने श्रम कानून आंदोलन से और मांग से, क्यों कामगार पूरे विश्व में कामगार बसते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटरीकरण, हाईटेक, रोबोट से काम इंडस्ट्री के मालिक कराते हैं, लेकिन कामगारों के लिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी कामगारों का शोषण, किसान से नील गाय का खेती, नील का, और आज़ादी के बाद जो श्रम कानून बने और आज भी कामगारों की कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कंप्यूटरीकरण, हाईटेक हो जाए, लेकिन कामगार का बिना देश में सर्वांगीण विकास किसी भी देश में नहीं होता है। रसिया का, चाइना का, अमेरिका का, यूरोप का, ब्रिटेन का और पूरे विश्व में कामगारों का ज़रूरत होता है, लेकिन भारत में जो कानून संशोधन 2019 और 20 में कोरोना पूरे देश में था और कामगार कायदा में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सारे कानून को 4 कायदे में 4 वेज बिल में बदल दिया और वो अब 21 नवंबर 2025 को वो लागू हो गया। बिहार के इलेक्शन के बाद, विधानसभा के बाद लागू हुआ, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किया और प्रधानमंत्री जी का भी फोटो छपा और पूरे देश में 7 तारीख को पगार मिलेगा, 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा और सारे लोभ लुभावने देश के सामने में, मीडिया जगत में, जो भारतीय जनता पार्टी के कामगार थे उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा श्रम कानून आया है और पूरे देश में
उसका स्वागत होना चाहिए और स्वागत किया। 21 नवंबर से ठेकेदारी प्रथा चल रहा है। सिर्फ कानूनी जामा नहीं था, एक्सप्लॉइटेशन जोरों से था। चाहे 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, 2010 का दशक हो और 2025 का दशक हो, 2014 का दशक हो और आज भी पहले कानून में के द्वारा मांग किया जाता था डबल ओवर टाइम, 26 दिन पगार, वीकली ऑफ, सारे लीगल लायबिलिटी, पीएफ, ईएसआईसी। लेकिन 4 कोड आने के बाद और 21 नवंबर से जो प्रधानमंत्री और सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने उसको लागू किया है। लेबर कोड का व्याख्या खत्म हो गया है। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, वो सेवाधारी फैसिलिटेटर हो गए और 48 घंटा काम करने के बाद, पहले लीगली 8 घंटा के काम करने के बाद 4 घंटा करने का तो ओवर टाइम का लोग मांग करते थे, डबल ओवर टाइम देने का। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1952 में संविधान में जो बनाया, उसमें सारे कामगारों के हित में लिखा गया। और चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो और भी कोई भी दल जिसने देश पे राज्य किया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंदिरा गांधी के वक्त में देश ने देखा कि सारे प्राइवेटाइजेशन को राष्ट्रीयकरण किया। राजीव गांधी जी भी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने 21वीं सदी को भारत में ले जाने का दृढ़ संकल्प किया। और उनके बाद नरसिंहा राव जी ने जब देश का बागडोर संभाला तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, WTO और मनमोहन सिंह जी ने उसको इम्प्लीमेंट करने का भरसक कोशिश किया, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला। उन्होंने बहादुरी के साथ सारे कानून को सेठ साहूकार के हित में पहना दिया। और आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उन्होंने वादा किया था, आरएसएस ने, बीजेपी ने और आरएसएस के सपोर्टर रहे अन्ना हजारे ने, देश के मजदूर के साथ जो आज 4 वेज बिल देखने के बाद कामगार ये महसूस करता है कि हमारे साथ
चाहे वो धर्म के नाम पे हो, राम लाला के नाम पे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, उनके कामगार और किसान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। ये षड्यंत्र नरसिंहा राव जी के समय से ही चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने ऊपर कोई भी अमेंडमेंट करने का, कम्युनिस्टिज्म ख़त्म करने का, कामगार का जो मांग है उसको ख़त्म करने का, WTO हो, न्यूक्लियर डील हो, उसको ख़त्म नहीं कर पाया था। लेकिन आज जो पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का वजह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो गए और 4 वेज आपदा में अवसर, मोदी जी ने वैसे कहा था अपने सभा में कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ा देंगे, कामगारों को गुड़ भात और दूध भात खिला देंगे और उनके कुल खानदान को सरकारी 2-2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, फिश बैंक से पैसा लाएंगे और सबको 15-15 लाख दे देंगे। उन्होंने जब से सत्ता संभाला तो 21 नवंबर 2025 को सारे कानून को जब तक देर आया, दुरुस्त आया, संपूर्ण कानून समाप्त हो गए हैं और देश 2014 से 15 से सरकार ने आने के साथ सारे केंद्र के जितने एयरपोर्ट, सेल, रेल, भेल, तेल, मेल, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी नौकरी समाप्त कर दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे कानून कायदा बदल के रख दिया। और 21 नवंबर से जो कानून लागू किया, 7 तारीख को पगार देंगे, सुविधा देंगे। अभी पानीपत में वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, एयरपोर्ट है और छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं। वहाँ के सालों से वहाँ के मजदूर PF ESIC लागू करो, 8 घंटा ड्यूटी करो, परमानेंट नौकरी करो और वहाँ के कामगार क्यों ठेकेदारी प्रथा बंद करो। और बीच में भी जो कहते हैं कि CISF और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और कामगारों के बीच में, क्यों कंपनी का, इंडस्ट्री का मालिक तो गेट पे आता नहीं है, गेट पे तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सुरक्षा पहरेरी, और उनको ड्यूटी है कि कामगार को, मजदूर को आंदोलन नहीं करने देने का। उसी में क्यों मजदूर का जब पेट नहीं भरेगा, एक सेठ साहूकार सरकार से लोन लेता है,
सरकार का ज़मीन होता है और एक कंपनी से 10 कंपनी बनाता है, लेकिन सर्वांगीण विकास और मजदूर का शोषण करके 8 घंटे के जगह पे 12 घंटा 16 घंटा ESIC नहीं देना, PF नहीं देना और बंधुआ मजदूर और गुलाम बना करके काम कराना। 2014 के पहले भी मजदूर का वही हाल था, कांग्रेस के रिजम में भी, लेकिन कानून था तो कानून के नाम पे न्यायपालिका, श्रम आयुक्त के पास लोग अपना दरखास्त लेके जाते थे। और ये चिरंतन सत्य है कि मजदूर और हर वर्ग अपने मांग के लिए, डबल ओवर टाइम के लिए, वीकली ऑफ के लिए, PF के लिए, ESIC के लिए, छुट्टी के लिए श्रम आयुक्त और श्रम न्यायालय से और शांतिपूर्ण आंदोलन करके भी, और कुछ जो नेता आज देश में हुए हैं वो आंदोलन से निकले नेता हैं, लेकिन आज सारे जो आंदोलनकारी नेता थे वो आज सबसे भारी भरकम सेठ साहूकार हो गए हैं। क्यों, जिस प्रकार से देश में आज भी नेता हैं, वैसे कहने का तो वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आज वो राम और हिंदू राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी और RSS के, जिन्होंने आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जिस संगठन ने लड़ा होगा, उसको भी ये डबल स्टैंडर्ड के नेता वो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त और हिंदू राष्ट्र का प्रहरी कहलाता है, लेकिन कामगारों का, किसान का, महिला का, युवा का कल बल छल से उसका शोषण कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहादुरी के साथ करता है। कल तक उन्होंने कांग्रेस में रह करके जनता को लूटा और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जी की, कि लोग उनको 5 साल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने कल बल छल से आज 12 साल उन्होंने इन्हीं का जूता, इन्हीं का सर करके देश के कामगार, किसान, मजदूर, महिला, सुरक्षा रक्षक, इन्हीं अधिकारी से, इन्हीं संवैधानिक संस्था के अधिकारी से, ED, CBI, सारे कांग्रेस के बनाए कानून को न्यायपालिका हो, संवैधानिक संस्था हो, उसी में रह करके इन्होंने किसान, कामगार सारे, कोई बिना अमेंडमेंट किए नरेंद्र मोदी जी ने इनका जूता, इन्हीं का सर कर दिया। लेकिन बदनामी का ठीकरा भी जो आज़ादी के पहले लोग कहते थे, हमें याद है 70 के दशक में जनसंघ दिया छाप होता था। क्यों, 75 और 80 के दशक में कामगारों का 3 रुपया 2 रुपया पगार मिलता था, 60 रुपया, लेकिन 60 रुपया पा कर के भी
लोग 10 रुपया बचा लेते थे और 80 के दशक में कामगार को 400-500 मिलना शुरू हुआ। 90 के दशक में 1000 रुपया मिलना शुरू हुआ और 2000 के दशक में 5000 से 10,000 12 घंटा का ड्यूटी का मिलने लगा। आज 13,000 15,000 फंड ESIC और काट करके उनके हाथ में वही 10-15 हज़ार रुपया 12 घंटा 24 घंटा का मिलता है। लेकिन पहले लोग श्रम आयुक्त और न्यायपालिका में जाके सेठों के खिलाफ में केस करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने जो 4 कानून वेज बिल को लागू किया है 21 नवंबर से, और 2019, 2020 आपदा में अवसर, वैसे सेठ साहूकार और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के लिए तो विश्व का सर्वांगीण विकास विश्व के साथ चलना है। लेकिन जब भारत का क्यों सेठ साहूकार अडानी जी हो, अंबानी जी हो, अंबानी जी के पिताजी एक रिप्रेजेंटेटिव थे, अडानी जी दिल्ली में स्टेट एजेंसी थे, मोदी जी जो उन्होंने खुद का परिचय लिखा है, दिया है देश को कि वो बाड़मेर स्टेशन पे चाय बेचते थे पिताजी के साथ, और अमित भाई साहब बम्बई के स्टॉक एक्सचेंज में थे। लेकिन आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी जी, अंबानी जी हैं, और पूरे वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके सामने में कोई उनसे बड़ा गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल गांधी कि जब हम देखते हैं कि राहुल जी को आंदोलन करते हुए, और जो परसों मोदी जी ने कहा गंदी और नंगी जन्मजाति कांग्रेस नंगी और गंदी पार्टी है। आज हर देश के हर जनता को, कांग्रेस को, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना धन, बल, सभी देश के आज़ादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए देश को दान दे दिया। आज उस पार्टी के नेता को कांग्रेस विहीन, जिन कांग्रेसियों को इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, सबको, इंदिरा जी ने सेठ साहूकारों का प्रिवी काउंसिल छीना था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, वो लोग आज सारे जन्मजाति RSS और बीजेपी में जा करके वो उस वक्त का बदला आज लेते हुए दिख रहे हैं। इतिहास और भूगोल उसका गवाह है। और जो आज भी आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, पहले उनको पप्पू बनाया, अभी कुछ दिन से वो पप्पू के पिताजी बन गए, अब वो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और सबसे पूरे विश्व में 2 ही नाम का चर्चा है, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी और विरोधी पक्ष नेता
पूरे विश्व में उनके जैसा विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी के जैसा कोई नहीं है। क्यों? कांग्रेस में जितने कांग्रेसी थे जिन्होंने देश को लूटा था वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस में सारे युवा और उसकी ज़रूरत है, और जो कांग्रेस में घिसे पिटे थे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। क्यों? वो राज्यसभा से विधान परिषद से पूरे देश में देश के कामगार किसान वो लूटते लूटते उन्होंने वो बोझ बन गए थे कांग्रेस पे। आज वही लोग कोई दिल्ली के गली में, कोई गांव के गली में, कोई शहर के गली में, और वो कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ। अरे तुमने किया क्या? देश का 140 करोड़ जनता को जो लूटा है नरेंद्र मोदी जी ने, तुम्हारा स्थान वक्त के हिसाब से, जो नेहरू जी कहते थे कि कोई 75 साल के बाद देश में आएगा और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे देश को गुलाम बना देगा। आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, टैरिफ हो, आज जिसने देखा नहीं लाए, उसने देखने लगा मिठाई। आज देश का कामगार, किसान, सभी वर्ग अपने अपने हाल पे, अपने अपने रुमाल से, उस आंदोलन में हम भी थे 2011 से 14 तक। लेकिन जो भुलावा था, उस भुलावा में पूरा देश, महिला हो, किसान हो, कामगार हो, आज उन्हीं के, अगर आज चौथा पांचवा पीढ़ी देश में चल रहा है, और जिसको कांग्रेस ने पेंशन दिया, सरकारी नौकरी दिया, उन्हीं के बच्चे आज जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे 10,000 और 12,000 और 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट के नौकरी के लिए मुहताज हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो 78 साल के बाद आरएसएस ने और बीजेपी ने देश के जो कांग्रेसी थे, जिनके बाप दादाओं ने कांग्रेस के लिए, देश के लिए कुर्बानी दिया था, वो सारे संघियों ने देश के जनता से बहादुरी के साथ बदला लिया। उसका इतिहास है, उस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। और आज आंदोलन नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन आज निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं है। क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या जाना है, क्या जीतना है, वो सब सरकार का न्यायपालिका भी सरकार के आदेश से चलता है। कल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध किया तो उनको जेल में डाला गया। आज भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में हैं, जब वो भाषण दे रहे थे तो उस वक्त इजराइल के सारे विरोधी सदस्य ने उनको विरोध किया, और उनका भाषण, जैसे उनका नाम पुकारा गया वहाँ के संसद में,
वो सारे उठ कर के मोदी जी का भाषण नहीं सुने और वो चले गए। तो आज बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री को विरोध करने का वैश्विक स्तर पे जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए विरोधी पक्ष के लिए अगर आज नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी अगर विरोध नहीं करते तो आज नरेंद्र मोदी जी भी कैसे प्रधानमंत्री के कुर्सी पे आते। ये सभी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कामगार को अपने न्याय के लिए, देश के जनता को अपने शोषण के लिए, भारत में सर्वांगीण विकास के लिए, क्यों जितना सत्ता पक्ष का भारत है उतना ही विरोधी पक्ष भी उसका भागीदार है। और पक्ष विपक्ष सरकार जो चलती है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के वजह से, और देश का जनता का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जबकि भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे मजबूत है। अमेरिका हो और इजराइल हो, देश ने देखा कि वहाँ के भी विरोधी पक्ष ने नरेंद्र मोदी जी का वॉकआउट किया। और मैं प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता हैं, सबसे ज़्यादा दिन वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनका मैं 2009 से ही प्रशंसक रहा हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन कामगार क्षेत्र में होने की वजह से कोई भी सरकार आवे, हमारा जब वो सेठ हैं तो हमको मांग करने का संपूर्ण अधिकार है। इसके लिए जब सत्ता पक्ष में हैं तो हम वो भारत के सभी पक्ष और विपक्ष का भी 140 करोड़ जनता का वो प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और दूसरे जो विरोधी पक्ष हैं उनका ही पार्टी का नेता है। वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए जो देश का जनता चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनसे मांग करने का ये फंडामेंटल राइट 140 करोड़ जनता को है। इसी के साथ आज तक इतना ही।